नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सामने आने लगे हैं, तब से ऊर्जा के स्रोत के रूप में रिन्यूएबल या अक्षय स्रोतों की ओर देखना स्वाभाविक हो गया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी। वायु के रूप में जितनी ऊर्जा उपलब्ध है, वो मानव आवश्यकताओं का 30 गुना है। यदि इतिहास में जाएं, तो वायु ऊर्जा का संभवतः सबसे पुराना उपयोग नौका चालन के लिए किया जाता था, जिसके बाद आई पवन चक्कियां। विश्व के कुछ भागों में इनका उपयोग पानी को निकालने के लिए, तो कहीं इसका उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए भी किया जाता था। पिछले कुछ समय से वायु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा है। कई देशों में ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी से पूरा किया जाता है। यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड, डेनमार्क इत्यादि में वायु ऊर्जा कुल खपत का 20 से 55% तक प्रदान करती है, लेकिन बाकी देशों में यह प्रतिशत बहुत कम है। तो क्यों इतनी क्षमता होते हुए भी वायु ऊर्जा पर निर्भरता इतनी कम है? कैसे होता है वायु से बिजली उत्पादन? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वायु से ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन है पवन चक्की या विंड टरबाइन। ये विंड टरबाइन वायु में उपलब्ध गतिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी को पहले रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद ये परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। किसी भी विंड टरबाइन के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है इसमें लगे पंखे, जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है। दूसरा है इसमें स्थित जनरेटर, जो वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या बिजली में परिवर्तित करता है। और तीसरा है स्टील का टॉवर, जिस पर यह पूरा उपक्रम स्थापित किया जाता है। वायु ऊर्जा को सोखने के लिए टरबाइन के संचालन के कई तरीके हो सकते हैं। पहला है वायु की दिशा में। ऐसा करने पे ये ब्लेड किसी भी दिशा से आने वाली हवा से ऊर्जा को सोख सकती है, लेकिन ऐसा करने पर ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा ही टरबाइन सोख पाएगा। लेकिन यदि पवन चक्की की धुरी हवा की दिशा के सामने हुई, तो ये अधिक ऊर्जा को सोख पाती है। इसलिए चाहे वो पवन चक्की हो या विंड टरबाइन, आपको इसी तरह का स्वरूप प्रायः देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी विंड टरबाइन की ब्लेड पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि यह ब्लेड आम पवन चक्की की ब्लेड की तुलना में बहुत अलग होती है। इस डिजाइन को एरोफॉइल कहा जाता है, और इसका उपयोग सिर्फ विंड टरबाइन में नहीं, बल्कि एरोप्लेन, समुद्री जहाज के प्रोपेलर, F1 कार और अन्य कई जगहों पर किया जाता है। ये इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी का बहुत ही रोचक और उपयोगी सिद्धांत है। तो आइए हम जानते हैं कि एरोफॉइल क्या होता है और किस प्रकार कार्य करता है। इसका सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। जब एरोफॉइल से हवा गुजरती है, तो हवा का एक भाग ऊपर की ओर, जबकि दूसरा भाग नीचे की ओर से गुजरता है। एरोफॉइल के विशेष आकार के चलते ऊपर वाले भाग की गति नीचे वाले भाग की अपेक्षा अधिक होती है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार अधिक गति के कारण एरोफॉइल के ऊपर वाले हिस्से में कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जबकि इसके नीचे कम गति होने के कारण अधिक दबाव वाला क्षेत्र बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी वस्तु स्वाभाविक रूप से अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाती है, और इसीलिए इस एरोफॉइल पर भी नीचे से ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसे लिफ्ट कहा जाता है। इसी सिद्धांत के चलते एरोप्लेन भी उड़ पाते हैं। तो अगली बार जब आप विमान में यात्रा करें, तो अवश्य ही उसके विंग्स पर ध्यान दें, जिनका आकार इसी एरोफॉइल जैसा होगा। अब वापस आते हैं विंड टरबाइन पर। विंड टरबाइन के ब्लेड का आकार एरोफॉइल जैसा होने के कारण जब इससे हवा गुजरती है, तो इस पर भी लिफ्ट का बल लगता है। लेकिन चूंकि ये ब्लेड टरबाइन की धुरी से जुड़ी होती है, ये बल टरबाइन में घुमाव पैदा करता है, जिससे कि अंततः बिजली बनती है। विंड टरबाइन की दिशा को हवा की दिशा के अनुरूप बदला जा सकता है, जिससे कि वायु ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। पुरानी पवन चक्कियों में भी ये सुविधा उपलब्ध होती थी, जहां इनकी दिशा में बदलाव हाथों से किया जाता था। आधुनिक विंड टरबाइन स्वतः चालित होते हैं और हवा की दिशा के अनुसार अपनी धुरी पर घूम जाते हैं। विंड टरबाइन की ब्लेड्स इस प्रकार बनी होती हैं कि धूप, बारिश, खराब मौसम और खराब तापमान को झेलकर भी 20 साल तक कार्य कर सकती हैं।
इन्हें बनाने के लिए फाइबर ग्लास और इपॉक्सी नामक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास प्लास्टिक और ग्लास के रेशों का बना होता है। इसकी मजबूती और भार का अनुपात कई धातुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर होता है, अर्थात ये कम भार का होते हुए भी वैसी ही मजबूती प्रदान करता है जैसे कि मेटल या धातु। इस पर केमिकल्स या रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता और इसका उपयोग हवाई जहाज, नौका, ऑटोमोबाइल्स, स्विमिंग पूल, पानी के टैंक इत्यादि बनाने में किया जाता है। ऐसे ही इपॉक्सी एक तरह का पॉलीमर होता है जिसका उपयोग कोटिंग के लिए किया जाता है, जिससे एक सुरक्षात्मक परत बनाई जा सके, जैसे कि टरबाइन के स्टील टॉवर, फाउंडेशन इत्यादि पर। इसके साथ ही एपॉक्सी को फाइबर ग्लास के साथ मिलाकर उसकी मजबूती को बढ़ाया जाता है और ये ब्लेड्स अधिक समय तक सुचारू रूप से कार्य कर पाती हैं। जितना हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, हवा की गति प्रायः बढ़ती जाती है और इसलिए वर्तमान विंड टरबाइन पवन चक्कियों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंची होती हैं और सामान्यतः इनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक होती है। ये टरबाइन सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी स्थापित किए जाते हैं और वहां इनकी संख्या और आकार दोनों ही अधिक हो सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा बनाई गई हेलाइड एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्थापित टरबाइन है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर और ब्लेड की लंबाई 107 मीटर। एक सामान्य टरबाइन इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है जिससे लगभग 3000 भारतीय घरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 10% विंड टरबाइन से आता है। दुनिया के देशों में वायु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की तुलना की जाए तो भारत का स्थान चौथा है। यदि अन्य ऊर्जा स्रोतों से तुलना की जाए तो वायु ऊर्जा सबसे सस्ता माध्यम है ऊर्जा प्राप्त करने का। तो क्यों इसे अधिकाधिक स्वीकृति नहीं मिलती? क्यों अधिकांश देश अपने पास उपलब्ध वायु ऊर्जा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? इसके अनेकों कारण हैं। पहला है वायु ऊर्जा की सैद्धांतिक सीमाएं। सन 1919 में एल्बर्ट बेट्स नामक वैज्ञानिक ने खोजकर पता लगाया कि हवा में उपलब्ध काइनेटिक या गतिक ऊर्जा का सिर्फ 59% ही ऊर्जा के दूसरे स्वरूप के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा इससे भी कम होती है, यानी लगभग 50% तक। दूसरा कारण है प्राकृतिक स्रोतों से जुड़ी अनिश्चितताएं। एक और हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं प्रायः नियमित होती हैं, जैसे कि दिन में ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि में उपयोग में लाए जाने वाली ऊर्जा, तो वहीं शाम को घरों में चलने वाली पंखे, लाइट, टीवी इत्यादि। दूसरी ओर हवा का बहाव नियमित नहीं होता है और अनेक कारणों पर निर्भर करता है, इसलिए वायु ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता प्राथमिक स्रोतों के रूप में। विंड टरबाइन को बनाने में भी कई तरह के पदार्थों का उपयोग होता है जिनका पर्यावरण पर अपना प्रभाव होता है। इसके साथ ही विंड टरबाइन कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लगाए जा सकते हैं जहां हवा का बहाव आवश्यकता के अनुरूप होता है। यदि ये स्थान मानव आबादी से दूर हैं तो वहां से गांवों और शहरों तक बिजली की लाइंस, सब स्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि बनाने होंगे और इसकी अपनी जटिलताएं, कीमत और पर्यावरण प्रभाव होते हैं। टरबाइन लगाने के बाद इस भूमि पर कुछ ही कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन इत्यादि। इसके अलावा विंड टरबाइन्स का असर पक्षियों पर भी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ अमेरिका में विंड टरबाइन से टकराकर 5 लाख पक्षी हर साल मर जाते हैं। एक अन्य परेशानी है विंड टरबाइन के जीवन के अंत में इन टरबाइन्स के साथ क्या किया जाए। इनका लगभग 85% भाग फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। भाग जैसे कि स्टील, कॉपर के वायर, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। लेकिन परेशानी पैदा होती है इनके ब्लेड्स के चलते। चूंकि ये ब्लेड्स लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने के लिए और प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए बनी होती हैं, स्वाभाविक है कि इन्हें नष्ट करना आसान नहीं होता। जिन पदार्थों की ये बनी होती है उन्हें धातु की तरह पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो इनके निवारण के कुछ भिन्न भिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पहला है इन्हें धरती की सतह के नीचे गाड़ दिया जाना। चूंकि ये ब्लेड्स बहुत विशालकाय होती है, इसलिए इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें धरती में गाड़ दिया जाता है। जहां इन्हें गाड़ा जाता है उन जगहों को लैंडफिल्स कहा जाता है। अमेरिका के लगभग 8000 ब्लेड्स प्रतिवर्ष लैंडफिल्स में पहुंचते हैं, जबकि यूरोप में यह संख्या लगभग 4000 है। ऐसा करने के अपने पर्यावरण प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये ब्लेड्स प्लास्टिक के समान आने वाले बहुत समय तक वहीं और वैसी ही अवस्था में बनी रहती हैं जैसा इन्हें गाड़ा गया था। दूसरा उपाय है इनसे सीमेंट बनाना। इन्हें छोटी छोटी कतरनों में परिवर्तित किया जाता है
और फिर अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है। ब्लेड में उपलब्ध पदार्थ जैसे कि फाइबर ग्लास और इपॉक्सी के जलने पर ऊर्जा पैदा होती है और वे सीमेंट बनने में लगने वाली कुछ सामग्री का विकल्प होते हैं। लेकिन कुछ के अनुसार ऐसा करना पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। तीसरा उपाय है ब्लेड को विशेष प्रक्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जिससे कि उसका उपयोग फैक्ट्री इत्यादि में फर्श, क्रेट्स और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए किया जा सके। इस विधि को पूर्णतः कार्यान्वित होने की आवश्यकता है। इसका अब तक प्रायोगिक स्तर पर विकास किया जा चुका है। एक अनोखा उपयोग है इन ब्लेड्स के द्वारा सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क इत्यादि में बच्चों के मनोरंजन के लिए क्रीड़ा स्थल या आम लोगों के लिए बेंच इत्यादि बनाना। इस तरह के प्रयोग नीदरलैंड में किए गए हैं, लेकिन इस तरह के उपयोग सीमित मात्रा में किए जा सकते हैं, जबकि उपलब्ध ब्लेड्स की संख्या कहीं अधिक है। इन ब्लेड्स के उपयोग पर कुछ और शोध भी किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्लेड को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उससे ईंधन बनाना। इन सभी सीमितताओं के चलते ब्लेड्स के पदार्थों पर शोध किया जा रहा है, जिससे कि ऐसे पदार्थ विकसित किए जा सकें जो या तो पूर्णतः पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं या जिन्हें उपयोग के बाद उचित रूप से नष्ट किया जा सके। नवीन शोधों में इन ब्लेड्स को फिर से लकड़ी का बनाए जाने पर बल दिया जाता है, वैसे ही जैसे पुराने समय में पवन चक्कियां बनाई जाती थी। अर्थात पुराने तरीकों की ओर लौटना हमारे लिए उचित होगा। ये देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में वायु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन कारगर साबित होते हैं। साथ ही विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या भविष्य है। यदि विंड टरबाइन को इस प्रकार बनाया और उपयोग में लाया जा सके जिससे कि उसके पर्यावरण पर प्रभाव न के बराबर हो, तो यह धरती के भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो ये था विंड टरबाइन पर बनाया गया हमारा वीडियो। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।